हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम फिर लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए एक और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट, जो कि सीधे बिहार बोर्ड के परीक्षा यानी 17 फरवरी को पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले आपको हम इस साल के एक परीक्षा के पैटर्न के बारे में बता देते हैं। तो इस साल के परीक्षा का पैटर्न है 2 टाइप से। जिस तरह से आपका पहले से परीक्षा होता है उसी तरह से है। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव से 50 अर्थात 50 नंबर का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 50 नंबर का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। अर्थात 50% का होगा एग्ज़ाम, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 100% का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है से कुल मिला के बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड आपसे 2 पाली में परीक्षा लेते हैं। कितने पाली में? 2 पाली में, अर्थात प्रथम पाली और द्वितीय पाली, यानी ए और बी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए पहला पाली हो गया ए और दूसरा पाली हो गया बी। तो आपको कुल मिला के 200 ऑब्जेक्टिवों का सामना करना पड़ेगा। तो 200 ऑब्जेक्टिव को सामना करने के लिए आपको लगभग 400 या 500 ऑब्जेक्टिव का टारगेट बना के चलना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो में अर्थात मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का 2 या 3 सेट बना हुआ है। तो आप हो सके तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर आप टारगेट बनाकर उतरते हैं तो 100 नंबर प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं होता है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि इस टोटल परीक्षा मार्क्स में आपको 100 में 100 नंबर मैथ में मिला हुआ है। अर्थात मैथ को अगर आप सही तरीके से हल करिएगा और उसका वस्तुनिष्ठ एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों को सही तरीक़ा से हल करके उत्तर दीजिएगा तो आपका 100 में 100 आना निश्चित है। तो अर्थात 100% आप ला सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं पहली प्रश्न के बारे में। तो पहली प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो पहली प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 54 डिग्री, क्या दिया हुआ है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस टाइप का प्रश्न का मान अगर आए तो अगर गुना में रहे तो 1 होता है, अगर गुना में नहीं हो माइनस में हो तो उसके लिए थोड़ा हम चेंजिंग कर लेंगे। तो चाहेंगे तो हम साइन को भी बदल सकते हैं और नहीं तो कॉस को भी बदल सकते हैं। तो यदि आप सोचते हैं से चलिए हम साइन को ही बदल ले, तो आप पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से चेंजिंग करेंगे और मेरा मैथ बन जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। से साइन यहाँ दिया हुआ है 54 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54, यानी 90 डिग्री में से 54 को घटा लीजिए तो आपको 36 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और माइनस में कितना है तो कॉस 36 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा होता है, अर्थात कॉस 36 डिग्री और माइनस में कितना हो जाएगा तो कॉस 36 डिग्री। अब कॉस से कॉस आप कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 0। अर्थात इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 0। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है। कितना है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालने के लिए अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए। तो हम बता देते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप आपको कितना होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r भी आप कह सकते हैं, अर्थात पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं। दोनों फार्मूला पे आपका हल हो जाएगा और इसका हल होने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 cm। अगर आपको आंसर निकालने में अर्थात उत्तर देने में दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम हल करके आपको बता देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। फिर से सुनिएगा, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। तो इस तरह का पद
निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा से प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है 54, कितना दिया हुआ है 54। सारवा अंतर d निकालने के लिए ठीक आगे वाला अर्थात 51 में से आप 54 को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 54। तो 51 में से 54 आपका नहीं घटेगा, तो 54 में से 51 घटाइएगा तो -3, अर्थात d का मान आपका कितना आ गया -3। अब हमें निकालना है कितना प्रश्न, तो निकालना है 10वां, कितना है 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10वां पद को हम लिख सकते हैं a + 9d। तो आप ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है, तो 54 है प्लस 9 गुने d, तो d का मान कितना है, तो -3 है। ध्यान दीजिएगा तो 54 प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, और 9 से 3 में गुना करेंगे 9 तिरका 27। अब ध्यान दीजिएगा 54 में से 27 घटा लीजिएगा कितना बच जाएगा 27, इसलिए आपका सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए अर्थात 27। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 2, -√2 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। ध्यान से देखिएगा तो ये आपका चतुर्थ यानी चौथी पाद में है, कितना चतुर्थ है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही होगा। लेकिन किस प्रकार से निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा तो इस प्रकार के कुछ आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये x डैश हो गया और ये कितना हो गया तो y डैश। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और यहाँ जो होता है चतुर्थ होता है। तो सबसे पहला जो मान होता है दोनों प्लस में होता है, उसके बाद जो मान होता है वो माइनस और प्लस में होता है, तीसरा मान होता है जो माइनस माइनस में होता है, और चौथा मान होता है पहला प्लस और बाद वाला माइनस। इसलिए इसमें दिया हुआ है जो पहला मान क्या है तो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस में हो तो चतुर्थ चतुर्थांश अर्थात ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी अर्थात 2m। क्या होना चाहिए 2m। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है, अर्थात जो बिंदु 4,3 है वो किस पाद में है। तो आपको हम इससे पहले बताए थे से जो भी प्रथम पाद में अर्थात प्रथम चतुर्थांश में होता है तो उसका मान क्या होता है दोनों प्लस में होता है, क्या होता है दोनों प्लस में होता है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रथम पाद। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो पहला पद निकालने के लिए आपको कुछ हल करना पड़ेगा। जो आपको समीकरण 1 अर्थात जो आपका 13 है वो कौन सा है तो छठा पद है, और जो आपका 25 है वो कौन पद है 12वां पद है। तो इसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर हल करिएगा तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी अर्थात 3। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा जो अभी संभव नहीं है, इसलिए आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी अर्थात 15 cm। कितना है 15 cm। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है तो दिया हुआ है कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आप पढ़े होंगे कोसेक किसके उल्टा होता है तो कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। तो आपको निकालना है कोसेक 45 डिग्री का, तो सीधे इसको उल्टा कर दीजिए अर्थात √2 ऊपर चल जाएगा बाटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात √2। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है, जब पहला दूसरे के बराबर नहीं हो उसका रैखिक समीकरण क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा तो उसका रैखिक समीकरण होगा आपका संगत। क्या होगा संगत, अर्थात
तीनों बराबर ना हो और तीनों बराबर हो तभी भी आपका मान क्या होगा, संगत होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको हो सकता है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, अर्थात त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x)² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 5/7। कुछ हल करना पड़ेगा जिससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल हल करने के लिए नहीं समय है, इसलिए हम आपको सही उत्तर बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो इसका शून्य का आप चाहिए तो AC फैक्टर के गुणनखंड से निकाल सकते हैं, चाहे तो मूल से निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होता है बताते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, अर्थात 3/2 1/3 होगा। अगर आपसे हल नहीं हो रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम हल करके बता देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका भी हल करने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको सही उत्तर बताते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात -2/3। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो अगली प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब समीकरण युग्म होगा। दो रेखाओं के समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रेखाएं का समीकरण युग्म क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात एक हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन ए परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। और दूसरा देखिए, तो आपका दूसरा दिया हुआ है बी, अर्थात 2√2/2। तो √2 से √2 यहाँ कटने के बाद 2 हो जाएगा, तो आपका एक परिमेय संख्या ए हो गया। और दूसरा परिमेय संख्या डी, अर्थात √16 है, क्योंकि √16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। तो अभी फिलहाल ऑप्शन आपका बी भी सही है और डी भी सही है। अगर दोनों में से कोई एक हो तो उसको सही कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, दिया हुआ है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात कितना होगा, 2। तो पहला सम संख्या 2 होता है और दूसरा सम संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो 2 से आप 4 में भागा दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, अर्थात आपको पूरा पूरी कट जाएगा। कितना से पूरा पूरी कट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 से कटेगा, इसलिए इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मस गुणे AB का लॉस निम्न में से किसके बराबर है। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। किसी धनात्मक, ध्यान से सुनिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मस गुणे a, b का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात a गुणे b। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न को। अगली प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात मस। क्या है, मस। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, पाई एक संख्या है, अर्थात पाई क्या है, तो पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 लिखा जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 से 22 पूर्ण विभाजित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब
रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कोई हल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है। अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो समीकरण क्या होगा? तो इस समीकरण का हल आपका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि पहला समीकरण दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो आपका समीकरण का हल क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y बराबर 0, 2x + 5y क्या है 2x + 5y बराबर 0 का शून्योत्तर हल होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 4। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या होगा? तो इसका मूलों का प्रकृति क्या होगा तो निकालना पड़ेगा। फिलहाल आपको उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है वास्तविक तथा असमान। क्या है? वास्तविक तथा असमान। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है अर्थात किसके चरों का घात 2 नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात x + 3/x बराबर x²। आप हल करिएगा तो यही आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा? अर्थात इसका d यानी विवेचक d क्या होगा? तो विवेचक d होगा b² - 4ac। तो b का मान कितना है? तो b का मान -5 है, तो -5 के स्क्वायर -4 गुने 1 जब x है तो x स्क्वायर में 1 छुपा हुआ है, तो 1 गुने c के जब कितना है तो 4 है। अब ध्यान दीजिएगा b का मान कितना है? तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 चौका 16, तो 25 में से 16 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। तो इसका सही उत्तर क्या है आपको पता चल गया होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 9। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 2√2। आप बनाकर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा? किसका मान? तो पदांतर का मान क्या होगा अर्थात इसमें कितना पद बढ़ रहा है? तो देखिए पदांतर का मान आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 4। कितना है? 4। तो कैसे पता चलेगा 4? क्योंकि आप इसका d निकालिएगा तो a2 माइनस करना पड़ेगा a1। तो a2 के मान यहाँ देख लीजिए 5 है और a1 का मान कितना है? तो 1 है। तो 5 में से घटाएं कितना बच जाएगा? तो 4। कितना बचेगा? 4। इसलिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार्वंतर क्या हो? बराबर हो। इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात -10, -6, -2, -2। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न है 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो संख्याएं होगा। तो वह संख्या होगा आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी अर्थात 6, 8, 10। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। इसे बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको सही उत्तर बताते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात कितना होगा? 625। कितना होगा? 625। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। तो अगली प्रश्न है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 91 है तो उस संख्याओं क्या होगा? यानी वे संख्याएं क्या होंगे? तो वे संख्याएं ऑप्शन ए अर्थात 7, 9, 11,
13 होंगे। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AB बराबर AC तथा कोण C समकोण है तो मान क्या होना चाहिए? तो इसका सही मान होगा 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री, अर्थात ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है त्रिभुज ABC में A बराबर 30 cm और B बराबर 40 cm और C बराबर 50 cm हो तो C का मान अर्थात कोण C का मान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात कितना है? तो 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका समकोण त्रिभुज। क्यों है समकोण त्रिभुज? तो देखिए आप पढ़े होंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग को क्या होता है? बराबर होता है। अब पढ़ेंगे अगली प्रश्न। तो देखिए अगली प्रश्न क्या है? दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा। इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है? सही है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो अगली प्रश्न है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण C 90 डिग्री तो AB की लंबाई क्या होगी? तो AB की लंबाई कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात √2AC। कितना होना चाहिए? √2AC। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है बिंदु A 8,10 तथा B 4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ा जाता है और y1 और y2 का, अर्थात 8 जोड़ 4 बटा 2 किया जाएगा और 10 जोड़ 6 बटा क्या किया जाएगा? 2। तो 8 4 12 बटा 2 हो जाएगा, 16 बटा 2। तो 2 6 12 कटा दीजिएगा, 2 8 16। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 6,8। क्या हो गया? 6,8। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका हल करके आपको दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। लिखा हुआ है A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। फिर उसी प्रकार से हम हल करेंगे, अर्थात x1 प्लस x2। तो 4 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और बटा में 2, 1 कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2, अर्थात 5 में 5 जोड़ेंगे 10 बटा 2। अब 2 पचे 10 कटा लीजिए और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10, अर्थात आपका 5,5 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 5,5। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? ध्यान से वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या है? तो आपको दूरी सूत्र का फार्मूला लगा के यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 4√2। कितना होगा? 4√2। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है बिंदु 2,3 एवं 4, बीच की दूरी क्या होगी? फिर यहाँ आप दूरी सूत्र लगा के मैथ बना सकते हैं। फिलहाल आपको उत्तर बताते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 2√2। क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात 2√2। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा? तो 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा के बराबर, क्योंकि फार्मूला पढ़े हैं sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। क्या होता है? 1 + tan² थीटा। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? इसका सही उत्तर है आपका tan π/6। क्यों? तो देखिए, तो tan आपको पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री बटा 6। तो 6 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30, यानी
tan आपका 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अगली प्रश्न है, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ हल करते समय cosec थीटा को फ्री करेंगे और बराबर में कितना है? तो 2 है, उसके बटा में रूट कितना आ जाएगा? 3। तो बटा में √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा से cosec थीटा में 2/√3 किसका मान है? तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और क्या होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? आपको देखना पड़ेगा, फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो sin के उल्टा आपका cosec होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 किसका मान है? तो cosec कितना डिग्री का मान है? तो आप देख चुके होंगे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात cosec 60 डिग्री का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए बराबर होता है। इसे हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, हल कर दीजिएगा। अगर हल नहीं हो पाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम हल करके बता देंगे। फिलहाल आपको उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा cosec ए। क्या होगा? cosec ए। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो अगली प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q केंद्र से दूरी 25 cm है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम आपको सही उत्तर बताते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 7 cm। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है, दी गई आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण PTQ बराबर है। तो कोण PTQ किसके बराबर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 70 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, यदि बिंदु P से O के केंद्र वाले किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान क्या होगा? यानी कोण POA बराबर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 50 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई कौन सा होता है? इसका संबंध क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात क्या होता है? समान होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है क्या? तो ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। तो अगली प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो नए एवं पुराने वृत्त का परिधियों का अनुपात आपको 2:1 होगा। कितना होगा? तो 2:1। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने पर 3 घंटा और 4 घंटा तथा कितना है? 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने लगा तो समय क्या हो गया? यानी एक साथ तीनों दौड़ना प्रारंभ किया, कुछ 3 घंटे, कुछ 4 घंटे और कुछ 8 घंटे समय लगता है। तो अगर तीनों एक साथ मिलना चाहिए तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? यानी कितने घंटों लगना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों का परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 2:1। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो अगली प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात कितना हो जाएगा? 1,4। कितना हो जाएगा?
1,4। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। कितना है? एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या अर्थात r का मान निकालना पड़ेगा, और जब r का मान निकाल लीजिएगा तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल आपको हम उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी अर्थात 150 मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी बराबर होगा, अर्थात उसका आयतन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात XYZ। क्या है? ऑप्शन डी अर्थात XYZ। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है, किसी बरमवर्ता का बहुलक होता है। किसी बरमवर्ता का बहुलक होता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अधिकतम बरमवर्ता मान। जिसकी बरमवर्ता अधिकतम होती है वही क्या होता है? आपका बहुलक होता है, अर्थात बहुलक की बरमवर्ता होती है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो अगली प्रश्न है, 130313 का बहुलक होगा। तो जिस आंकड़े के बराबरता अधिक यानी जो आंकड़े अधिक बार रिपीट किया हो वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें 3 आपको सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है, यानी सबसे अधिक बार दोहराया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 3। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रवृत्ति होता है। किसी भी निश्चित घटना की प्रवृत्ति कितना होता है? तो 1 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है 1। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से किसकी घटना की प्रवृत्ति नहीं होती है? निम्न में से कौन घटना की प्रवृत्ति नहीं होती है? तो जो आपका माइनस में दिया होगा वो आपका घटना की प्रवृत्ति नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है -5। क्या है? -5।